स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं सिक्किम की यात्रा साना साना हाथ जोड़ी, जिसमें मधु काकड़िया जी ने अपनी यात्रा का वर्णन किया है कि किस तरह से वे गैंगटॉक की सुंदरता पे मोहित उड़ती हैं, वहाँ के परिश्रमी लोगों की प्रशंसा करती हैं और आगे बढ़ती हैं। परंतु उनकी चाहत तो एक ही है, जो मैदानी क्षेत्र से आए हुए लोगों की होती है, बर्फ़ देखने की। सिक्किम जो अब भारत का ही हिस्सा है, उसके बारे में आगे वो वर्णन कर रही हैं। लायुंग की सुबह का। लायुंग की सुबह बेहद शांत और सुरम्य, तिस्दा नदी की शांत धारा के समान ही कल कल बहती हुई। तिस्दा नदी जैसे शांत बह रही है, वैसे ही लायुंग की सुबह भी बहुत शांत है। अधिकतर लोगों की जीविका का साधन पहाड़ी आलू, धान की खेती और दारू का व्यापार। वहाँ पर जीविका का साधन ये पहाड़ी आलू और चावल की खेती, दारू का व्यापार है। सुबह मैं अकेले ही टहलने निकल गई। लेखिका अकेले टहल रही है। मैंने उम्मीद की थी मुझे यहाँ बर्फ़ मिलेगी, जैसे मैंने पहले बताया वो यहाँ बर्फ़ देखना चाहती हैं। और अप्रैल के शुरुआती महीने में यहाँ बर्फ़ का एक कतरा भी नहीं था। यद्यपि हम सी लेवल से 14,000 फीट की ऊंचाई पर थे, समुद्र तल से 14,000 फीट की ऊंचाई पर थे और मैं बर्फ़ देखने के लिए बेचैन थी। हम मैदानों से आए लोगों के लिए बर्फ़ से ढके पहाड़ किसी जन्नत से कम नहीं होते। ऐसा लगता है कि जो हम चाहते थे हिल स्टेशन आने का, जो हमारा उद्देश्य था, मकसद था, वो पूरा हो गया यदि हमें बर्फ़ देखने को मिल जाए, क्योंकि मैदानी क्षेत्रों में बर्फ़ देखना दुर्लभ है। वहीं पर घूमते हुए एक सिक्किमी नवयुवक ने मुझे बताया कि प्रदूषण के चलते स्नोफॉल लगातार कम होती जा रही है, पर यदि मैं कटाव चली जाऊं तो मुझे वहां शर्त या बर्फ़ मिल जाएगी। अब तो लेखिका को कटाव जाने की उत्सुकता हो गई। कटाव यानी भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है कटाव को, इसलिए वहाँ बर्फ़ निश्चय ही मिलेगी आपको। कटाव जो कि अभी तक टूरिस्ट स्पॉट नहीं बनने के कारण सुर्खियों में नहीं आया था, चर्चाओं में नहीं था। ऐसा नहीं था कि हर किसी को वहाँ रोका जाएगा, पर्यटक को, और घुमाया जाएगा। परंतु जब उन्हें पता चला कि कटाव में बर्फ़ देखने को मिलती है, तो उन्होंने चाह करी कि कटाव जाया जाए। और कटाव क्योंकि वहाँ पर हर टूरिस्ट नहीं जाते थे, इसलिए सुंदर और साफ जगह थी। कटाव जो लायुंग से 500 फीट ऊंचाई पर था और करीब 2 घंटे का सफ़र था। अब आगे बढ़े। वह नवयुवक मुझसे बताया जा रहा था ज़्यादा से ज़्यादा, और उसकी घरवाली अपने छोटे से लकड़ी के घर से उत्सुकतापूर्वक देख रही थी कि क्या बात हो रही है, किससे बात कर रहे हैं, क्या बता रहे हैं। तभी गाय ने आके बाहर थैले में रखा उसका महुआ गुड़ुप कर लिया था। महुआ वैसे फूल को कहते हैं, वो गुड़ुप कर लिया यानी निगल लिया था एक गाय ने। हो सकता है वहाँ खाने के पदार्थ में इसका उपयोग किया जाता हो। मीठी चिड़िया देखे उसने गाय को भगा दिया था। उम्मीद, आवेश, उत्तेजना के साथ हमारा सफ़र कटाव की ओर बढ़ा। उम्मीद तो ये कि बर्फ़ देखने को मिल जाएगी, और आवेश, उत्तेजना नए जगह देखने की। कटाव का रास्ता और ख़तरनाक था। क्यों? क्योंकि एक तरफ तो धुंध यानी कोहरा, ऊपर से बारिश। हिल स्टेशन पे धुंध, कोहरा, बारिश खतरनाक चीज़ हैं, क्योंकि रास्ते ही नहीं दिखते हैं वहाँ तो। और वैसे ही रास्ते इतने सकरे होते हैं, इतने पतले होते हैं। ऐसे में जितेन लगभग अंदाज से गाड़ी चला रहा था, क्योंकि वो तो वहाँ की भौगोलिक स्थिति के बारे में जानते थे, इसलिए अंदाज से गाड़ी चला भी सकते थे। जितेन नार्गे पहाड़, पेड़, आकाश, घाटियाँ, सब पर बादलों की परत जमी हुई थी। सब कुछ बादल में, इतना अंधेरा, ऐसे में गाड़ी चलाना खतरनाक था। बादलों को चीर के निकलती हमारी जीप, खतरनाक रास्तों के एहसास ने हमें मौन कर दिया था। जब कहीं खतरा होता है तो हमारी आवाज़ एकदम मौन हो जाती है। हम कहीं ना कहीं हमारे अंदर डर समाया होता है कुछ अनहोनी का। और उस पर बारिश और हो रही थी। बारिश से चिकने रास्ते हो जाते हैं, एक झूक सब खल्लास, जीवन समाप्त। सांसें रोके हम धुंध और फिसलन भरे रास्ते पर संभल संभल के आगे बढ़ती जीप को देख रहे थे कि शायद अब ये धुंध चली जाए, रास्ता साफ दिखने लग जाए, खतरा कम हो जाए। हमारी सांस लेने की आवाज़ों के सिवा आसपास जीवन का कुछ नहीं पता था। इतना अंदर डर समाया हुआ था। फिर नज़र पड़ी बड़े बड़े शब्दों में लिखी एक चेतावनी। वहाँ पर हर जगह चेतावनी लिखी हुई है, जिससे कि वहाँ पर तेज़ स्पीड में न चलें,
मोड़ पे ध्यान रखें, इस तरह की स्पीड तेज़ बढ़ाने से खतरा हो सकता है ना। अपनी जान जोखिम में न डालें, इस तरह के जो वहाँ चेतावनी जगह जगह लिखी होती है। और ऐसी चेतावनी लिखी हुई थी, इफ़ यू आर मैरिड डाइवोर्स स्पीड। थोड़ी ही दूर आगे बढ़े कि फिर एक चेतावनी, दुर्घटना से देर भली, सावधानी से मौत टली। करीब आधे घंटे का रास्ता हो गया, तब एकदम धुंध छटी और साथ ही सृष्टि और हमारे बीच फैला सन्नाटा भी हट गया। अब अच्छा लगने लग गया, बात करने की इच्छा होने लग गई, खतरा कम हो गया। नार्गे उत्साहित होकर कहने लगा, कटाओ, हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड है। मेरी सहेली मणि, जो स्विट्जरलैंड घूम चुकी थी, उसने तुरंत प्रतिवाद किया। उसने तुरंत उसके उत्तर में कहा, नहीं, स्विट्जरलैंड भी इतनी ऊंचाई पर नहीं है और ना इतना सुंदर है। उसका कहने का अर्थ था मणि का कि ये कटाव तो स्विट्जरलैंड से भी ज़्यादा सुंदर है। हम कटाव के करीब आ रहे थे क्योंकि दूर से ही बर्फ़ से ढके पहाड़ दिखने लग गए, जो उनकी इच्छा थी लेखिका की, मधु काकरिया जी की, कि बर्फ़ देखेंगी। अब वो बर्फ़ उन्हें दिखाई दे रही थी। पास में जो पर्वत थे वे आधे हरे काले दिख रहे थे। लग रहा था जैसे किसी ने इन पर पहाड़ों पर पाउडर छिड़क दिया हो। हरे तो हरियाली से दिख रहे थे, जहाँ हरियाली नहीं थी वहाँ काले दिख रहे थे। नार्गे ने उत्तेजित होकर कहा, देखिए, एकदम ताज़ा बर्फ़ है, लगता है रात में गिरी है ये बर्फ़। थोड़ा और आगे बढ़ने पर अब हमें पूरी तरह बर्फ़ से ढके पहाड़ दिख रहे थे, साबुन के झाग की तरह सब और गिरी हुई थी बर्फ़। हो गई इच्छा मधु काकरिया जी की पूरी, बर्फ़ देखने की इच्छा। मैं जीप की खिड़की से मुंडकी निकाल निकाल कर दूर दूर तक देख रही थी। अपना जो फेस है वो बाहर निकाल कर दूर दूर तक देख रही थी। चांदी से चमकते पहाड़, बर्फ़ से ढके पहाड़। एकदम एकाएक जितेन ने पूछा, कैसा लग रहा है? मैंने जवाब दिया, राम राचो, अच्छा है, क्योंकि उनकी इच्छा जो पूरी होगी थी। परंतु जैसे उन्होंने राम राचो कहा, ये नेपाली भाषा का शब्द था। जितेन नार्गे उछल पड़ा, अरे ये नेपाली बोली कहाँ से सीखी? अपनी भाषा के गर्व से उसकी आंखें चमक उठी। चेहरा इतराने लगा कि हमारी भाषा इतनी विशेष रखती है कि लोग इसे सीखते हैं। और तभी किसी चमत्कार की तरह हल्की हल्की बर्फ एकदम महीन महीन मोती की तरह गिरने लग गई। इतना सुंदर दृश्य लगा कि भाई बर्फ़ गिर रही है, छोटे छोटे दानों के रूप में बर्फ़ की बारिश होने लगी। तिम्रो माया सेंधा मलाई सतौच, तुम्हारा प्यार मुझे सदैव रुलाता है। ऐसी प्रकृति को देखकर जहाँ मणि लेखिका खुश थी, वहीं उन्हें गर्व महसूस हो रहा था जितेन नार्गे को अपने सिक्किम की सुंदरता दिखाने में, और उससे जो प्यार है, लगाव है, वो याद आ रहा था। चारों ओर बिखरी वह ये बर्फीली सुंदरता जितेन के मन पर भी थाप लगाने लगी थी। प्रेम की झील में तैरते हुए झूम झूम गाने लगा था वह। हम सभी सैलानी अब जीप से उतर कर बर्फ़ पर कूदने लगे थे। यहाँ बर्फ़ सर्वाधिक थी, घुटनों तक नरम नरम बर्फ़। ऊपर आसमान और बर्फ़ से ढके पहाड़ एक हो रहे थे। मैंने बताया ना, वहाँ आसमान नीचे लगता है। कई सैलानी बर्फ़ पर लेटकर हर लम्बे को कैमरे में कैद कर रहे थे, क्योंकि दृश्य ऐसे था। और जो मैदानी क्षेत्र से गए उनके लिए तो ये दृश्य नज़रों में और कैमरे में कैद करके ले जाने लायक था, जिससे वो इन यादों को ताज़ा कर सकें। मेरे पाँव झनझन करने लगे थे, पर मन वृंदावन हो रहा था। बर्फ़ पर पाँव रखना बड़ा मुश्किल है। झनझन करने लगते हैं यानी कि जलन करने लगते हैं। मन वृंदावन हो रहा था, खुश हो रहा था। जैसे हम कृष्ण की नगरी, कृष्ण की धरती वृंदावन में चल जाएं तो हमें सब जगह कृष्ण ही नज़र आते हैं, मन खुश हो जाता है। वैसे ही उनका मन भी वृंदावन खुश हो गया था। उनका मन बर्फ़ ही बर्फ़ देखकर भीतर जैसे देवता जाग गए थे। वृंदावन में जाएंगे, भीतर श्री कृष्ण जाग उठेंगे। ऐसी ही कुछ इनकी खुशी थी, जैसे वृंदावन में कृष्ण को देखने से, कृष्ण की धरती पर कदम रखने से मिलती है, वैसे ही कुछ खुशी उनको बर्फ़ देखने से, उनकी इच्छा पूरी होने से मिल रही थी। ख्वाहिश हुई कि मैं भी बर्फ़ पर लेटकर इस बर्फीली जन्नत को जी भर देखूं। पर मेरे पास बर्फ़ पर पहनने वाले लंबे लंबे जूते नहीं थे, और बिना जूते के चलेंगी तो पाँव झंझनाएंगे। मैंने चाहा कि किराए पे ले लूं,
पर कटाव, युमतांग और झांगू लेक की तरह टूरिस्ट स्पॉट नहीं है। वहाँ पर आपको दुकानें नहीं मिलेंगी। इस कारण यहाँ झांगू की तरह दुनिया भर की तो क्या एक भी दुकान नहीं थी। शायद इसलिए सुंदर था कटाव, क्योंकि वहाँ दुकान न होने के कारण गंदगी भी नहीं थी। दनादन यानी फटाफट फ़ोटो खिंचवाने की बजाय मैं उस सारे परिदृश्य को अपने भीतर लगातार खींच रही थी। सोच रही थी सारे दृश्य अपने अंदर कैद करके ले जाऊं, वापस जाऊं तब, जिससे महानगर के डार्क रूम में इसे फिर देख सकूं। महानगर उस मैदानी क्षेत्र जहाँ की वो थी, उस महानगर का वर्णन कर रही हैं। डार्क रूम जहाँ पिक्चर साफ होती हैं, परंतु उनका मानना है कि महानगर की भागा दौड़ी वाली जिंदगी, गमगीन जिंदगी के बीच में ये जब क्षण याद आएंगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा, बहुत सुकून मिलेगा। कैसे? संपूर्णता के उन क्षणों में हम ये हिमशिखर मुझे मेरे आध्यात्मिक अतीत से जोड़ रहे थे। संपूर्णता यानी उन क्षणों में जब भागा दौड़ी की ज़िंदगी जीना और आगे बढ़ने की होड़ में लगे रहने में ये मुझे सुकून देंगे। शायद ऐसे ही विभोर कर देने वाली दिव्यता के बीच हमारे ऋषि मुनियों ने वेदों की रचना की होगी। वेदों की रचना के लिए ऋषि मुनियों को शांति की, सुकून की जरूरत होगी। वो उन्हें ऐसी ही जगहों पर मिला होगा। जीवन सत्यों को खोजा होगा। सर्वे भवन्तु सुखिना जैसे शब्दों का प्रयोग किया होगा, यानी सबका भला हो, ऐसी विचार मन में आए होंगे। अंतिम संपूर्णता का प्रतीक वह सौंदर्य ऐसा कि बड़े से बड़ा अपराधी भी इसे देख ले तो क्षणों के लिए ही सही करुणा का अवतार बुद्ध बन जाए। अगर वो देख ले तो सोचे कितनी अच्छी, कितनी शांति, कितना सुकून है कि अगर इसको कोई अपराधी भी देख ले तो उसके मन में भी अच्छे विचार आ जाएंगे, महात्मा बुद्ध जैसे। तभी दिमाग में कौंधा कि मिल्टन ने ईव की सुंदरता का वर्णन करते हुए लिखा था कि शैतान भी ईव को देख ले तो वो इतनी सुंदर है कि देखकर ठगा सा रह जाता था और दूसरों का अमंगल करने की भावना उसके मन से निकल जाती थी। ऐसा मिल्टन ने लिखा था। मैंने मणि से पूछा क्या उसने पढ़ी है मिल्टन की ये कविता, पर मणि उस समय किसी दूसरे सवाल में जूझ रही थी। वह एकाएक दार्शनिकों की तरह कहने लगी, ये हिमशिखर जल स्तंभ है, जल को इकट्ठा करने का एक स्थान है हिमशिखर। कैसे? जब हिमालय पर बर्फ जग जाती है, ढक जाती है, तो देखो प्रकृति भी क्या नायाब यानी अनोखा ढंग से सारा इंतजाम करती है। सर्दियों में क्या होता है, बर्फ़ से हिमालय ढक जाते हैं। बर्फ़ के रूप में एक तरह से ये जल संग्रह है, जल को इकट्ठा किया है उन्होंने। और गर्मियों में यही पानी के लिए जब त्राही त्राही मस्ती है तो यही बर्फ़ शिलाएं पिघल पिघल कर जलधारा बन जाती हैं, जो नीचे बहती हुई आती हैं और हमारे सूखे कंठों को तरावट पहुँचाती है, संतुष्टि पहुँचाती हैं, तृप्ति करती हैं। कितना अजीब जल संचय का आधार है कि सर्दी में यही बर्फ़ का रूप लेती है और गर्मी में हमारी प्यास बुझाती है। कितना अद्भुत तरीका है जल संचय का। मणि ने अभिभूत हो माथा नवाया, नतमस्तक होकर सम्मान दिया। जाने कितना ऋण है हम पर इन नदियों का, कितना कुछ देती हैं ये नदियाँ, ये हिमालय से ढके पर्वत। संसार कितना सुंदर है, हम तो सोच भी नहीं सकते। स्वप्न जगाते उन लम्हों में मैंने सोचा, पर तभी उदासी की एक छीनी सी परत मुझ पर छा गई। उड़ते बादलों की तरह पत्थर तोड़ती उन महिलाओं का ख्याल जो आ गया था उनके मन में। इस सुंदरता के पीछे भी कोई तो दुख है, कोई तो परिश्रम है, महिलाओं की मेहनत। आत्मा की अनंत परतों को छीलता हुआ हमारे ये सफ़र थोड़ा और आगे बढ़ा कि तभी देखा इक्का दुक्की फौजी छावनियाँ। इक्की दुक्की अब थोड़ी कम थी और फौजी छावनियाँ यानी सेना के तैनात खड़े थे। ध्यान आया, अरे ये तो बॉर्डर एरिया है, थोड़ी दूरी पर चीन की सीमा जो लगती है। तभी फौजी से मैंने कहा, इतनी कड़कड़ाती ठंड में, मतलब आप सोच लीजिए -15 डिग्री सेल्सियस वहाँ का तापमान, आप लोगों को तकलीफ़ होती होगी। वह हंस दिया, एक उदास हंसी। आप चैन की नींद सो सकें इसलिए तो हम यहाँ पहरा दे रहे हैं। सेना सिपाही इसलिए पहरा देते हैं
कि हम चैन की नींद सो सकें वो पहरा देते हैं। फेरी भेटूला, फिर मिलेंगे कहते हुए जितेन ने जीप चालू कर दी। थोड़ी देर बाद ही फिर दिखी एक फौजी छावनी जिस पर लिखा था वी गिव अवर टुडे फॉर योर टुमारो। हम आज अपना दे रहे हैं जिससे कल आपका सुरक्षित रहे। कितना कुछ दे रहे हैं वो। बॉर्डर पे खड़े होके हमारी खुद की जान जोखिम में डाल के हमें सुरक्षित रखे हुए हैं। बहुत बड़ा बलिदान है उनका हमारे ऊपर। मन उदास फिर से हो गया। भीतर कुछ पिघलने लगा उनके प्रति भावुकता। महानगर में होते हुए हमें कब ध्यान ही नहीं आया कि जिन बर्फीले इलाकों में वैसाख के महीने में भी 5 मिनट में ही हम ठिठुरने लगे थे। वैसाख का महीना होता है मार्च के बीच का और अप्रैल के बीच तक का। उस महीने में जब हम गर्मी महसूस करते हैं वहाँ हम ठिठुर रहे थे। 5 मिनट के लिए गए थे। सोचिए जवान जो सेना में हैं, पौष और माघ में भरी सर्दी में भी, जबकि सिवाय पेट्रोल के सब कुछ जम जाता है, हमारे लिए तैनात रहते हैं। कितना बलिदान करते हैं। हमारा भी तो इनके प्रति कोई फर्ज बनता है। और जिन सकरे घुमावदार और खतरनाक रास्तों से गुजरने भर से हमारे प्राण कांपने लगते हैं, हम मौन हो जाते हैं। आवाज़ नहीं होती हमारे मुंह से निकलती। उन रास्तों को बनाने में कितने ही लोगों की ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। दोनों ही चीज़ें भावुक करने वाली थी। मेरे लिए ये यात्रा सचमुच एक खोज यात्रा थी। पूरा सफ़र चेतना और अंतरात्मा में हलचल मचाने वाला था। जहाँ सुंदरता देख के मन प्रसन्न हो रहा था, वहाँ उन सैनिकों को, उन महिलाओं को देख के मन भावुक भी हो रहा था। बहरहाल अब हम लायुंग वापस लौट के फिर युमथांग की ओर, यानी वापस लौटने का क्षण आ गया है। जितेन कुछ दिन पूर्वी नेपाल से ताज़ा ताज़ा आया था। युमथांग की घाटियों में एक नया आकर्षक और जुड़ गया था। ढेरों ढेर प्रियुता और रोडोडेंड्रोन के फूल जाते वक्त इतने नहीं थे जितने आते वक्त दिखाई दिए। बहुत सारे, बहुत सुंदर लग रही थी जगह। जितेन बताने लगा बस 15 दिनों में ही देखिएगा पूरी घाटी फूलों से इस कदर भर जाएगी, लगेगा फूलों की सेज है। इतना यहाँ पर फूल ही फूल होंगे। यहाँ रास्ता अपेक्षाकृत चौड़े थे, इस कारण खतरों का एहसास कम था। इन घाटियों में कई बंदर भी दिखे, कुछ अकेले तो कुछ अपनी फैमिली बाल बच्चों के साथ। बहरहाल घाटियों, वादियों, पहाड़ों और बादलों की आंख मिचौली दिखाती पहाड़ी कबूतरों को उड़ाती हमारी जीप जब यमथांग पहुंची तो हम थोड़े निराश हुए। क्यों? बर्फ़ जो देख के आ गए थे, अब ये जगह उतनी प्रभावित नहीं कर रही थी। बर्फ़ से ढके कटाओं के हिम शिखरों को देखने के बाद युमथांग थोड़ा फीका लगा और ये भी एहसास हुआ कि मंजिल से कहीं ज़्यादा रोमांचक होता है मंजिल तक का सफ़र। मंजिल यानी जो उद्देश्य होता है हमारा, जो हम देखना चाहते हैं, उसका सफ़र ज़्यादा रोमांचक होता है। इसीलिए शायद पहले युमथांग बहुत सुंदर लग रहा था, अब उतना सुंदर नहीं लग रहा। बहरहाल युमथांग में चिप्स बेचती एक सिक्किमी युवती से मैंने पूछा, क्या तुम सिक्किमी हो? नहीं, मैं इंडियन हूँ, उसने जवाब दिया। देखिए कितना सुंदर जवाब है। हम पहले भारतीय हैं, फिर कुछ हैं। सुनकर बहुत अच्छा लगा। सिक्किम के लोग भारत में मिलकर बहुत खुश हैं। मैंने पहले भी बताया, सिक्किम पहले भारत में नहीं था जब देश स्वतंत्र हुआ था, बाद में भारत में मिला, इसलिए और मिलकर कितना खुश है कि वो अपने आप को इंडियन कहने में गर्व महसूस करता है। जब सिक्किम स्वतंत्र रजवाड़ा था तब टूरिस्ट उद्योग उतना नहीं फैला हुआ था। जब ये स्वतंत्र राज्य था तब इतना नहीं इसमें यहाँ घूमने लोग आते थे, इतना वो नहीं था। हर एक सिक्किमी भारतीय आबो हवा में इस कदर घुल मिल गया कि लगता ही नहीं कि कभी सिक्किम भारत में नहीं था। ऐसा लगता है जैसे देश स्वतंत्र हुआ जब से ये भारत का ही हिस्सा है, जबकि उसके कई सालों बाद 1975 में ये हमारे देश में शामिल हुआ था। जीप में बैठने को हुए कि एक पहाड़ी कुत्ते ने रास्ता काट दिया। मणि ने बताया, ये पहाड़ी कुत्ते हैं, ये भौंकते नहीं हैं, ये सिर्फ चांदनी रात में भौंकते हैं। देखिए कितनी अजीब बात है, कुत्ते भी चांदनी रात में ही भौंकते हैं। क्या? विस्मय और अविश्वास से मैं उसे सुनती रही। क्या समुद्र की तरह कुत्ते पर भी पूर्णिमा की चांदनी कामनाओं का ज्वार भाटा जगाती है? सुना तो था समुद्र में फ़र्क पड़ता है इस चीज़ का। आज पहली बार पता चला कि पहाड़ी कुत्तों पर भी इस चीज़ चांदनी रात का फ़र्क पड़ता है।
लौटती यात्रा में जीप में भी जितेन हमें रकम रकम की जानकारी, हर तरह की जानकारी दे देता। मैडम यहाँ एक पत्थर है जिस पे गुरु नानक के फुटप्रिंट हैं, यानी पाँव के चिन्ह हैं। कहते हैं यहाँ गुरु नानक की थाली से थोड़े चावल छिटक कर बाहर गिर गए थे, और जिस जगह चावल छिटक कर गिरे थे वहाँ चावल की खेती होती है, अभी भी वहाँ के चावल प्रसिद्ध हैं। करीब 3-4 किलोमीटर बाद ही उसने फिर उंगली दिखाई। मैडम इसे खैदुम कहते हैं। ये पूरा लगभग 1 किलोमीटर का एरिया है जिसे खैदुम कहते हैं, और वहाँ देवी देवताओं का निवास माना जाता है। और कहते हैं यहाँ जो गंदगी फैलाएगा वो मर जाएगा। देखिए यहाँ भी आस्था, कल्पनाएं, विश्वास, जिससे वहाँ गंदगी नहीं फैले, अब वह है कि वहाँ जो गंदगी फैलाएगा वो मर जाएगा। तुम लोग पहाड़ों पर गंदगी नहीं फैलाते? उन्होंने सोचा क्या ये बात मानते हैं वहाँ के लोग? उसने जीभ निकालते हुए कहा, नहीं मैडम, पहाड़, नदी, झरने, हम इनकी पूजा करते हैं। इन्हें गंदा करेंगे तो हम मर जाएंगे। तभी गैंगटॉक इतना सुंदर है। मैंने कहा, गैंगटॉक नहीं मैडम, गंतोक कहिए। इसका असली नाम गंतोक है। गंतोक का मतलब होता है पहाड़। मैं कुछ पूछती कि वह फिर चालू हो गया, मैडम युमथांग भी पहले टूरिस्ट स्पॉट नहीं था। वह तो सिक्किम जब भारत में मिला उसके भी कई वर्षों बाद भारतीय आर्मी के कप्तान, ध्यान रखिएगा, शेखर दत्ता, उनके दिमाग में आया कि यहाँ सिर्फ फौजियों को रखकर क्या होगा, घाटियों के बीच रास्ते निकाल के इसको एक टूरिस्ट स्पॉट बना दिया जाए और पर्यटक यहाँ घूमने आए तो इनकम भी होगी और सुंदरता भी बरकरार रहेगी। हाँ, रास्ते अभी भी बन रहे हैं, नए नए स्थानों की खोज अभी भी जारी है। शायद मनुष्य की इस असमाप्त खोज का नाम ही सुंदरता, सौंदर्य है। मनी मन मैं कहती हूँ, जीप आगे बढ़ने लगती है और यहीं पर सिक्किम की यात्रा ख़त्म होती है। ये हमारा चैप्टर साना साना हाथ जोड़ी पूर्ण हो गया है। अब मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा और आपने भी साथ में सिक्किम की यात्रा की होगी। यहीं बस यहाँ पर इतना ही। अब हम आगे बाद में दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे और उसके बारे में, क्वेश्चन आंसर के बारे में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।